आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का आपका विज्ञान यानी कि साइंस का आपका 2 नंबर में यानी कि 2 मार्क्स वाला वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको 2 नंबर वाला 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। इसमें हम आपको 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और इसमें से आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में इसमें से आपका जो है कि एक नहीं तो 2 प्रश्न तो आपका आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। और इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर दें। ठीक है, तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको याद नहीं होगा तो बिल्कुल ही वीडियो को देखना है। ठीक है, आपको वीडियो को सिर्फ देखना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपका एक नहीं तो 2 प्रश्न आपका बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है। ठीक है, 2023 में। तो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है आपका, तो देखते रहिए वीडियो को। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। ठीक है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। तो देखिए उत्तर आपको इस प्रकार 2 नंबर वाला जितना भी आपका 2 मार्क्स वाला प्रश्न है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप किस प्रकार इसको लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कहता है यहाँ पर कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। तो देखिए आंसर है आपका यहाँ पर उत्तर कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय एक दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। ठीक है, दिक् परिवर्तक का कार्य करता है कौन, तो विभक्त वलय का एक दिक् परिवर्तक कार्य करता है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय एक दिक् परिवर्तक कार्य करता है। कुंडली में प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद, क्या कहता है कि कुंडली में प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद या विभक्त वलय धारा की दिशा में पुनः वापस कर लेती है। ठीक है, वापस कर लेती है तथा कुंडली को एक समान रूप से घूर्णन के लिए प्रेरित करती है। क्या करता है कि प्रेरित करता है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या भूमिका है, तो क्या करता है कि इसमें आपका विद्युत मोटर में विभक्त वलय एक द्विपरावर्तक का कार्य करता है। द्विपरावर्तक का कार्य करता है कुंडली में प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद। क्या पूछ रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है कि कुंडली में जो है कि आपका प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद या विभक्त वलय धारा की दिशा को पुनः क्या करता है, तो वापस कर देता है। कि क्या करता है, तो वापस कर देता है तथा कुंडली को एक समान रूप से घूर्णन के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है कि एक समान यहाँ पर आपका कुंडली एक समान रूप से घूर्णन के लिए क्या करता है, तो प्रेरित करता है। क्या करता है, तो प्रेरित करता है। यही है आपका विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और वीडियो को शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर कर दें। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये केमिस्ट्री का। ठीक है, रसायन शास्त्र का। क्या है कि विकृत गंधिता का क्या अर्थ है, उदाहरण समझाएं। ठीक है, विकृत गंधिता क्या है, किसे कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न आपका आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में आप जाकर देखिएगा, आपका बिहार बोर्ड में ये पूछा हुआ प्रश्न है। विकृत गणिता जितना भी आपको बता रहे हैं बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, और 2023 में भी इससे जो है कि आपका एक नहीं तो 2 प्रश्न है कि पक्का आपका आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक नहीं तो 2 प्रश्न आपका इससे आने वाला है। ठीक है, 2023 में, तो वीडियो को जरूर देखें। देखिए क्या आपका विकृत गणिता क्या है। ठीक है, विकृत गणिता क्या है, उदाहरण समझाएं। देखिए उत्तर आपका इस प्रकार है कि जब खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा, जब खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा और तेल ऑक्सीजन यानी कि वायु की द्वारा उपचित हो जाते हैं, उनके उपचयन उत्पादों में अप्रिय क्या होता है कि जब खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा और तेल ऑक्सीजन यानी कि वायु द्वारा उपचित हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके उपचयन उत्पादों में अप्रिय गंध क्या होता है कि अप्रिय गंध और स्वाद
होता है। ठीक है, क्या होता है कि अप्रिय गंध और स्वाद होता है। इसके कारण वसाओं और तेलों युक्त खाद्य पदार्थों की गंध और स्वाद बदल जाता है। ठीक है, क्या होता है कि अप्रिय, इसके कारण आपका जब खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा और तेल ऑक्सीजन द्वारा यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, आपका हवा के संपर्क में, तो अप्रिय गंध और स्वाद परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, स्वाद परिवर्तन हो जाता है। फिर से आपको एक बार बता रहे हैं यहाँ पर विकृत गंधता क्या है। तो जब खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा, ठीक है, वसा और तेल ऑक्सीजन वायु यानी कि वायु के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वायु के द्वारा उपचित हो जाते हैं, इनके उपचयन उत्पादों में अप्रिय गंध आता है। क्या हो जाता है, अप्रिय गंध और स्वाद होता है। ठीक है, इसके कारण वसाओं और तेलों युक्त खाद्य पदार्थों की गंध और स्वाद बदल जाता है। क्या हो जाता है, इससे आपका जो है कि खाद्य पदार्थों और तेलों का क्या होता है कि जो है आपका गंध बदल जाता है और स्वाद भी आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, बदल जाता है और बहुत ही अप्रिय यानी कि हानिकारक आप इसको कह सकते हैं, अप्रिय गंध। ठीक है, अप्रिय हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। अप्रिय गंध और स्वाद द्वारा प्रभावित भोजन में वसा और तेलों के वायु उपचयन द्वारा उत्पन्न स्थिति विकृत गंधता कहलाती है। ठीक है, क्या होगा, जब खाद्य पदार्थ को अगर हम वायु के संपर्क में रख देंगे, ठीक है, वायु के संपर्क में यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है तो उपचित हो जाता है। क्या हो जाता है, तो उपचित होता है। इसके कारण उपचयन उत्पादों में अप्रिय गंध और स्वाद हो जाता है। क्या होता है, अप्रिय गंध, ठीक है, जो अच्छा ना लगे, और स्वाद भी खराब हो जाता है। इसके कारण वसाओं और तेलों युक्त खाद्य पदार्थों की गंध और स्वाद क्या होता है, तो बदल जाता है यानी कि चेंज हो जाता है और बहुत ही अप्रिय हानिकारक आपका हो जाता है, बहुत ही अप्रिय हो जाता है। अप्रिय गंध और स्वाद द्वारा प्रभावित भोजन में वसा और तेलों वायव उपचयन द्वारा उत्पन्न स्थिति विकृत गंधता कहलाती है। यही आपका हो जाएगा आंसर। विकृत गंधता क्या है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा तो आपका 2 नंबर में आएगा, ये 2 मार्क्स का आपका प्रश्न है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्या है आपका कि आयोडीन युक्त नमक, प्रश्न है आपका यहाँ पर, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों जाती है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक के लिए हमें क्यों उपयोग के लिए क्यों हमें सलाह दिया जाता है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, तो आयोडीन नमक में आपका आयोडीन पाया जाता है तो उसका हमें सलाह क्यों दिया जाता है, यही आपका क्वेश्चन है। तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा यहाँ पर, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेंघा रोग होता है। क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग है जो कि उत्पन्न हो जाता है, तो घेंघा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक यानी कि नमक प्लस उसमें आयोडीन यौगिक मिलाया जाता है, KiO3 या KI का उपयोग कर घेंघा की बीमारी से बचा जा सकता है। यही कारण है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दिया जाता है। ठीक है, अगर हमें आयोडीन की कमी होगा, ठीक है, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगा तो क्या हो जाएगा, तो घेंघा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो घेंघा रोग हो जाएगा। तो इसके कारण ही क्या होता है कि नमक में है कि आपका आयोडीन की मात्रा आपको मिला दिया जाता है। ठीक है, आयोडीन की मात्रा को नमक प्लस आयोडीन की मात्रा मिलाया जाता है यानी कि KiO3 या KI की मात्रा को मिलाया जाता है, जिससे आयोडीन युक्त नमक बन जाए और घेंघा रोग से जो है कि बचा जाए। ठीक है, घेंघा रोग से बचा जाए, इसी कारण है कि आयोडीन युक्त नमक में उपयोग की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। फिर से आपको एक बार बता देना चाहते हैं, नहीं आ रहा होगा तो, कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। एकदम याद रखना है आपको हमेशा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग हो जाता है। और ये आपका 2 नंबर में आपका प्रश्न आता है कि आयोडीन युक्त नमक में उपयोग की सलाह, आयोडीन
नमक के उपयोग की सलाह क्यों दिया जाता है? तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक में यानी कि नमक और आयोडीन का यौगिक KiO3 या KI का उपयोग कर घेंघा की बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है, घेंघा की बीमारी से बचा जा सकता है। यही कारण है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते चलिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये भी कि उत्सर्जन की परिभाषा दें। उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ठीक है, उत्सर्जन की परिभाषा दें। उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका सजीवों के शरीर से उपापचय के समय। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन था आपका उत्सर्जन की परिभाषा दे और उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर सजीवों के शरीर से उपापचय के समय बने हुए विमुक्त हुए ठोस द्रव अथवा गैसीय अपशिष्टों को जीवधारी के शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, सजीवों के शरीर में उपापचय के समय बने हुए यानी कि विमुक्त हुए ठोस द्रव अथवा गैसीय यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को जीवधारी के शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सजीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा था आपका क्वेश्चन कि उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो यहाँ पर एग्जांपल में आप दे सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं मल हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया आदि उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, ये सब आपका उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जन क्या है? तो सजीवों के शरीर से उपापचय के समय बने हुए विमुक्त हुए ठोस द्रव अथवा गैसीय अपशिष्टों को जीवधारी के शरीर से बाहर निकलने की यानी कि त्यागने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, सजीवों के शरीर से उपापचय के समय बने हुए यानी कि विमुक्त हुए ठोस द्रव, ठीक है, विषैले पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो आपका मल, यूरिया, अमोनिया आदि आपका उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 नंबर में आपका प्रश्न आ सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है आपका अगला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या कि मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है? मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर कि स्वस्थ नेत्र द्वारा अनंत पर रखी वस्तुओं को लेकर अनंत पर रखी वस्तुओं से लेकर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, आप पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव में या पढ़े होंगे तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो यही है आपका कि मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका उत्तर कि स्वस्थ नेत्र द्वारा अनंत पर रखी वस्तुओं से लेकर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि अर्थात 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर या निकट की स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता खो देता है। क्या करता है? खो देता है आपका रेटिना पर बनने की क्षमता, प्रतिबिंब जो है कि आपका रेटिना पर बनने की क्षमता को खो देता है। ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहलाती है। ठीक है, फिर से आपको एक बार बताना चाहते हैं क्या है आपका कि मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वस्थ नेत्र द्वारा अनंत पर रखी, ठीक है, अनंत पर रखी वस्तुओं से लेकर, ठीक है, अनंत पर रखी वस्तुओं से लेकर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी तक रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता को क्या कर देता है? तो खो देता है। और ऐसे ही कमी को हम क्या कहते हैं? तो दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो दृष्टि दोष कहते हैं।
देखिए ये कितने प्रकार का होता है, तो ये आपका मुख्य रूप से आपका 3 प्रकार का होता है। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, तो पहला आपका होता है निकट दृष्टि दोष, और दूसरा आपका दूर दृष्टि दोष होता है, और तीसरा आपका जरा दूरदर्शिता होता है। ठीक है, मानव नेत्र में दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन सा, तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। यही आपका प्रश्न है, ये भी आपका 2 नंबर में ही प्रश्न है, 2 मार्क्स का आपका प्रश्न है। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और एक बार इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को एक लाइक कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।